हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में बीएससी एजी के एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक सब्जेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी आपका जो थर्ड सेमेस्टर जो ICAR सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको हम वन बाय वन कवर करते चले जाएंगे। और उम्मीद यही रहेगी कि लास्टली जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे तब तक हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग की इस वीडियो सीरीज़ को। आज ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो लेक्चर में हम, जैसे हमने बताया पहले ही, कि इसमें हम आज इसका इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन और आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन को जानेंगे, फिर इसके हम नेचर को समझेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग का नेचर क्या है, किस टाइप का नेचर होता है, ये आर्ट है या साइंस है। फिर इसके बाद हम इसके फील्ड को समझेंगे, यानी फील्ड या एरियाज़ को समझेंगे प्लांट ब्रीडिंग के, जो कि 3 हैं। और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे और लास्टली हम जो हम टॉपिक इसमें कंटेंट इसमें कवर करेंगे वो है हिस्ट्री। ठीक है, तो इन हम 4 या 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन के डेफिनेशन को समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में इसको बताया गया है। तो प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बाय विच प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड टू मेक मोर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इसका मतलब है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है आपका आर्ट है और साइंस है। मतलब इसको हम आर्ट और साइंस दोनों रूप में कंसिडर करते हैं, दोनों रूप में मानते हैं। और इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, वो क्या करती है कि पौधों को जेनेटिकली मॉडिफाई करती है, यानी पौधों को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करती है, उनको चेंज कर देती है, मॉडिफाई करती है, परिवर्तित करती है। किस लिए? टू मेक मोर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, उनको आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाने के लिए। ठीक है, हिंदी में समझें इसको। तो पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवांशिकता में सुधार किया जाता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि हम पौधों को इस तरीके से उनमें ऐसा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक इकोनॉमिकली, ठीक है, आर्थिक रूप से। चूँकि सभी व्यक्ति जो है, जो भी फार्मर्स होते हैं, जो भी ब्रीडर्स होते हैं, उनका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, एम होता है, वो यही होता है कि वो अधिक से अधिक उससे लाभ प्राप्त कर सकें, इकोनॉमिकली वो उसको रिच सोर्स के रूप में डेवलप कर सकें। तो ये था प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन, यानी पौधे के आनुवांशिक कैरेक्टर्स को, यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स को ऐसे मॉडिफाई करें कि वो हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का नेचर किस टाइप का होता है, ये किस प्रकृति का है। ठीक है, पादप प्रजनन जो है आपका किस नेचर का है, किस प्रकृति का है। तो फ्रेंड्स, ये आर्ट और साइंस दोनों रूप में कंसिडर किया जाता है। इसे हम कला और विज्ञान दोनों रूप में मानते हैं। तो कला इसे इसलिए किस लिए कहते हैं, मतलब आर्ट के रूप में ये क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों माना जाता है। तो इसको हम आर्ट के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें हम सिलेक्शन, जो प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन को जो हम जब यूज टू करते हैं, यानी इसको जब हम उपयोग करते हैं, तो इसमें हम चयन की विधि अपनाते हैं, यानी सिलेक्शन करते हैं। और इसको साइंस के रूप में क्यों मानते हैं, तो साइंस के रूप में हम प्लांट ब्रीडिंग को इसलिए कंसिडर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें हम साइंस के जो मेथड्स हैं, यानी जो प्रिंसिपल हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। और स्पेशली कौन सी साइंस, तो जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी जो है आपका, अनुवांशिकी विज्ञान, उसको हम यूज करते हैं। उसमें मेंडल्स लॉ, जो मेंडल ने अपने जो नियम दिए, हेरिडिटरी लॉस, अनुवांशिकता के नियम, उसको हम यूज करते हैं इसमें जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करते हैं। तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्ट में हमने सिलेक्शन लिखा है, चयन लिखा है, तो चयन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो चयन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, जो भी हमारे पास जनसंख्या समुदाय है, उसमें से हम अच्छे कैरेक्टर्स वाले, यानी जो फिनोटाइप के लिए जो है अच्छे गुणों वाले जो है पौधों को चयन करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बहुत ही प्राचीन काल से है, वो पौधों में हो या जंतुओं में है, सिलेक्शन बहुत ही प्राचीन काल से अपनाई जाती रही है। ठीक है, तो ये तो चयन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम चयन करते हैं, चयन आज भी हम करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग का ये आज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आज जो है जब चयन किया जाता है तो हम उसमें मेंडल्स लॉ को यूज करते हैं, यानी उसमें हम जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जब उसमें हम संकरण करते हैं, तो मेंडल के नियमों को हम ध्यान में रखकर उनका संकरण करते हैं। ठीक है, तो साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है प्लांट ब्रीडिंग। ज़्यादा डिटेल नहीं समझना है। ठीक है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का फील्ड यानी इसका क्षेत्र, या इसको हम एरिया ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी कहते हैं। पादप प्रजनन का क्षेत्र या पादप प्रजनन का क्षेत्र, एरिया और फील्ड लगभग सेम ही है, उसका मीनिंग एक ही होता है। तो पादप प्रजनन के क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है इसका जर्म प्लाज्म या इसको प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहते हैं, और जो दूसरा है वो आपका ब्रीडिंग टेक्निक्स यानी प्रजनन विधियाँ। तीसरा जो इसका जो फील्ड है या एरिया है वो है आपका सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स या बीज उत्पादन तकनीक, या क्या कह सकते हैं, तकनीकी बोलेंगे या विधि कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि जर्म प्लाज्म क्या है या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या होता है। तो आइए इसको सबसे पहले समझते हैं कि जर्म प्लाज्म या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या है। तो जर्म प्लाज्म जो पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं, उनकी स्पीसीज़ में जो भी वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, जो भी विभिन्नता होती है, उसे उस क्रॉप्स का या उस प्लांट का जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, जनन के आधार पर, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो जनन के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी कोशिकाएं जो पार्टिसिपेट करती हैं रिप्रोडक्शन में, उन्हें हम कहते हैं सेक्स सेल्स, कायिक कोशिकाएं कहते हैं, लैंगिक कोशिकाएं कहते हैं। और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सेक्स सेल्स या इसको हम जर्म सेल भी कहते हैं, सेक्स सेल्स या जर्म सेल। और दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो सेक्स सेल्स या जर्म सेल होती हैं, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम जर्म प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं जर्म प्लाज्म, या इनके हम साइटोप्लाज्म को जर्म प्लाज्म कहते हैं। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, इसका जो क्या नाम है, प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है, उसे हम सोमैटोप्लाज्म कहते हैं। तो जर्म प्लाज्म मीन्स आपका जो आपकी जर्म सेल्स होती हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कह सकते हैं उसका जो प्लांट प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, उसे हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म ही हेरिडेबल होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, अर्थात कैरेक्टर्स के लिए, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको पता भी होगा कि जर्म प्लाज्म थ्योरी जनन द्रव्यवाद जो है दिया था, किसने दिया था जनन द्रव्यवाद? आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो जनन द्रव्यवाद यानी जर्म प्लाज्म थ्योरी को वीज़मैन ने दिया था, आपको याद होगा। तो जर्म प्लाज्म यानी आपका जो पौधा होता है, पौधे में जो भी वेरिएशंस होता है, उसे उस क्रॉप का जर्म प्लाज्म कहा जाता है। और जंगली और जो कृषि योग्य जो पौधे होते हैं, यानी आपका वाइल्ड और कल्टीवेटेड, तो पौधों की देखिए इसमें कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं जर्म प्लाज्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं या कृषि पौधे होते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं, यानी उनको कलेक्शन करते हैं, उनका हम कंजर्वेशन संरक्षण करते हैं, उनका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करते हैं, और उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं आपके जर्म प्लाज्म से संबंधित, ठीक है। जनन द्रव्य प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में ये आपकी 4 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो ये तो पहला फील्ड, ठीक है, कि हमें जो भी वाइल्ड और कल्टीवेटेड स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट जर्म प्लाज्म वाली, उनको हम कलेक्ट करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, और उनका हम डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके जर्म प्लाज्म यानी पहले वाले एरिया में आ जाएंगी। ये सब सारी चीज़ें इस फील्ड में जो है इनको स्टडी किया जाता है। दूसरा है हमारा ब्रीडिंग टेक्निक्स यानी प्रजनन विधियाँ। तो ब्रीडिंग टेक्निक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो ब्रीडिंग टेक्निक्स में जो भी अनुवांशिकी के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उससे पौधों में क्या सुधार किया जाता है, किस तरीके से सुधार किया जाता है, तो उन सारे रूल्स और नियमों को पढ़ते हैं। अर्थात एक पौधे को दूसरे पौधों के साथ क्रॉस करेंगे तो किस मेथड से क्रॉस करेंगे, कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर हम ब्रीडिंग्स मेथड्स का जो है ब्रीडिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं, जो अनुवांशिकी के नियम के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो मिनरल्स ने दिए हैं। तो यहाँ पर हम उन मिनरल्स लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा हम जानते हैं कि पौधे में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट, कैसे सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगला है आपका तीसरा जो फील्ड या एरिया है, वो है सीड प्रोडक्शन टेक्निक। तो पहले दो हमने एरियाज़ या 2 फील्ड को हमने कवर कर लिया। सबसे पहले जो वाइल्ड और कल्टीवेटेड जो भी जर्म प्लाज्म होते हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये सब सारी चीज़ें करने के बाद जो है उनको ब्रीडिंग टेक्निक्स के माध्यम से उनसे हम सीड को तैयार करेंगे। और सीड जो तैयार किया जाएगा ब्रीडिंग टेक्निक अपना करके, नहीं हाइब्रिडेशन अपना करके, तो उस सीड की मात्रा को हमको बढ़ाना है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करके उसको हमको फार्मर्स को प्रोवाइड कराना है। तो ये हम करते हैं सीड प्रोडक्शन टेक्निक के द्वारा।
तो पादप प्रजनन द्वारा विकसित जातियों के बीच का शुद्ध रूप से गुणन करना, ठीक है, यानी प्योरली जो है उसको शुद्ध रूप से हम उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका गुणन करेंगे। ये इसका जो है आपका सीड प्रोडक्शन टेक्निक का एक इम्पॉर्टेंट मोटो या एक इम्पॉर्टेंट इसका एम होता है, ठीक है, जिससे जो फार्मर्स होते हैं उनको प्योर सीड या उनको शुद्ध बीज प्राप्त हो सके। तो ये 3 हैं, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या है? तो जर्म प्लाज्म जो भी प्लांट्स होता है, ठीक है, जो भी पौधा होता है उसमें जो कुल वेरिएशन होती है, कुल विभिन्नता होती है, उसे उसका जर्म प्लाज्म कहते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें क्या करते हैं, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम इसमें इन्वॉल्व रखते हैं। सबसे पहले जो भी जंगली और कृषि यानी आपका वाइल्ड और कल्टीवेटेड स्पीसीज़ होती हैं उनको हम कलेक्शन करते हैं, उनका कंजर्वेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। उसके बाद फिर दूसरा है ब्रीडिंग टेक्निक्स अपनाते हैं, क्रॉस करते हैं उनमें, और क्रॉस करने के बाद जो सीड प्राप्त होते हैं, फिर तीसरे मेथड में हम उस सीड को जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं और प्योरली यानी शुद्ध रूप से उसको हम किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स आती हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। ये सारे एरियाज इस पर हम स्टडी करते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी पादप प्रजनन के उद्देश्य, ठीक है। तो पादप प्रजनन के कई सारे उद्देश्य होते हैं। जब हम प्लांट ब्रीडिंग को जब हम यूज टू करते हैं, जब इसको हम उपयोग में ले आते हैं, तो इसके बहुत सारे मोटोज़ होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो ये सारे सिंपल से इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहला है आपका मोर यील्ड्स। तो जब भी ब्रीडिंग की जाती है, प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन को जो अपनाते हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम उपज को, इसमें उपज लिखा है, ठीक है, सही है, हम उपज को यानी आपका यील्ड को या उत्पादन को अधिक बढ़ाएं, ठीक है। अगर कोई वैरायटी है, उसका उत्पादन अगर मान के चलिए अगर 14 कुंटल पर हेक्टेयर है, तो हम ये चाहेंगे कि उसका उत्पादन बढ़ करके 18 हो जाए या 20 हो जाए। इस तरीके से मतलब हमारा हमेशा उद्देश्य होता है कि हम जो भी हमारे पास जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, उसका उपज, उसका यील्ड बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे पास प्रोड्यूस है, जो भी हमारे पास उत्पाद है, जो भी वैरायटी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी में, उसके गुणों में हम सुधार करें, ठीक है। तो इम्प्रूविंग इन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, जैसे एग्जांपल के रूप में मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रोज़ की वैरायटी है, कोई गुलाब की वैरायटी है। हम ये चाहते हैं कि जो गुलाब की वैरायटी है उसमें जो क्या कह सकते हैं, उसमें जो सुगंध है, सुगंध थोड़ा सा और उसकी इम्प्रूव हो, जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, फूलों की साइज़ बेहतर हो, उनका कलर बेहतर हो, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं। अर्थात जो हमारे पास जो प्रोड्यूस है, जो उत्पाद है, जो वैरायटी है, उसकी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट हो। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कोई वेजिटेबल्स है तो हम वेजिटेबल्स को चाहते हैं कि वेजिटेबल्स और अधिक से अधिक, मतलब जो वेजिटेबल्स है, जैसे कि हम भिंडी की बात करें, ठीक है, या फिर टमाटर की बात करें या फिर आलू की बात करें, तो हम चाहेंगे कि वो उसका साइज़ थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव लगे और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, नहीं आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो। तो ये सब सारी चीज़ें आपके इम्प्रूविंग इन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस यानी उत्पाद के गुणों में सुधार करने वाले इस पॉइंट से संबंधित होती हैं। आगे चलें, जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास। अब रेजिस्टेंट वैरायटीज़ क्या होती हैं? तो यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का मतलब अभी एक पॉइंट और है इसी टाइप से, तो वहाँ पर हम इंसेक्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट की बात करेंगे, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है स्पेशली आपका ड्राउट रेजिस्टेंट, ठीक है, मतलब सूखा रोधी किस्में, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर वैरायटीज़ दी गई हैं और ये सारी वैरायटीज़ आपकी वीट की हैं, गेहूँ की हैं। तो अगर आप चाहें तो 2-4 वैरायटीज़ को याद रख सकते हैं, जैसे आपका PBW 343, UP 2425, UP 2338, WH 1021, PBW आपका 373 और DBW आपका 16, राज 3765 और DBW 17। इस तरीके से यहाँ पर लगभग 15 वैरायटीज़ को मेंशन किया गया है। तो इनमें से आप 2-3 वैरायटीज़ को याद रख सकते हैं। तो ये सब जो वैरायटीज़ हैं ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में इनकी सोइंग की जाती है जहाँ पर थोड़ा सा पानी की समस्या होती है, ठीक है। तो इनको अगर 1-2 कम सिंचाई भी दे देते हैं तो आसानी से ये जो है वहाँ पर सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से किस्में विकसित की जाएँ जिससे कि उन एडवर्स कंडीशन में भी ये अच्छे तरीके से जो है डेवलप हो सकें। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मोर इफ़िशिएंट वैरायटीज़, और अधिक या कह सकते हैं अधिक दक्षता वाली। तो इफ़िशिएंट का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि जैसे हमारे पास कोई वैरायटी है, ठीक है, तो उस वैरायटी को हम इस तरीके से डेवलप करें, उसमें ऐसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें, उसमें ऐसे इस तरीके से आनुवांशिक सुधार करें कि वो
फर्टिलाइज़र को, ठीक है, या फिर आपका वाटर इनटेक एफिशिएंसी यानी जल को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसकी बढ़ जाए, या फिर जो फर्टिलाइज़र इनटेक एफिशिएंसी है बढ़ जाए। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर देखें, कोई क्रॉप है, उस क्रॉप के लिए हम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम 3 क्विंटल उसमें हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, मान चलिए इतना हम यूज़ करते हैं एज एग्जांपल के तौर पर मानिए। तो हम इस तरीके से उसको डेवलप करें कि वो जो हम उसको 3 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से फर्टिलाइज़र अप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाए कि उसमें 1 या 1.5 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से भी अगर हम फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें, तब भी वो जो है अच्छे तरीके से जो है प्रोडक्शन दे सके, अच्छे तरीके से उत्पादन दे सके। तो इसे हम कहते हैं इफ़िशियंसी, ठीक है, ये इफ़िशियंट है, ठीक है। तो इरिगेशन वाटर या फिर आप जो है जो भी आपका जो वाटर एफिशिएंसी जो होती है उसकी वो बढ़ जाए, ठीक है, इनटेक एफिशिएंसी बढ़ जाए, या फिर फर्टिलाइज़र इनटेक एफिशिएंसी बढ़ जाए, इस तरीके से पौधे को हम डेवलप करें। तो ये इस पॉइंट से संबंधित है, डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट वैरायटीज़, अधिक दक्षता वाली किस्मों को विकसित करें। तो इससे हमारी जो लागत होगी लागत की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़। ये भी हमने बताया था तीसरा पॉइंट। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट हमने यहाँ पर स्पेशली पढ़ा था। और भी एडवर्स कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है कि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, वहाँ पर कि पाला बहुत पड़ता हो, ठीक है, इस तरीके से, या और भी जो एडवर्स कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर केवल जो वैरायटीज़ यहाँ मेंशन की हैं ये सब ड्रॉट रेजिस्टेंट वाली हैं, सूखा रोधी वाली है, ठीक है। अगर 1-2 सिंचाई कम भी कर देंगे तभी पौधा अपने को सर्वाइव कर लेगा, यानी जो वैरायटी है वो अपने को सर्वाइवल फेज़ में रखे रहेगी। सर्वाइवल फेज़ में क्या, वो अच्छा जो है प्रोडक्शन भी देगी, सर्वाइवल फेज़ को नहीं कह सकते। नेक्स्ट अगला जो है आपका 5th जो पॉइंट है वो है इंसेक्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना। तो ऐसी वैरायटीज़ को हम डेवलप करें जो विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों से रेजिस्टेंट हो, प्रतिरोधी हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप ना हो पाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों से अगर वो रेजिस्टेंट रहेगी तो इनके लिए जो हम खर्च करते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, तो उससे हमें बचाव हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड, पेस्टिसाइड में आपका फंगीसाइड ये सब जो यूज करते हैं, इससे हमें बचाव हो जाएगा। और जो आर्थिक जो हमें क्षति होती है, और प्रोडक्शन तो प्रभावित होता ही है जब किसी इंसेक्ट या किसी डिजीज़ का प्रकोप हो जाता है, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और हमें केमिकल्स जो यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उससे हमें आर्थिक नुकसान भी होता है, ठीक है। तो हमें दोहरा नुकसान हो जाता है, तो उससे हम बच सकते हैं अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को अगर हम डेवलप करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टू डेवलप अर्ली राइपनिंग क्रॉप्स, शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करें, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग का ये भी एक इम्पॉर्टेंट मोटो होता है, एक इम्पॉर्टेंट एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऐसी किस्में विकसित करें, ऐसी किस्में डेवलप करें जो शीघ्र ही पक जाएँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे टाइमिंग्स मतलब टाइम सेव होगा, ठीक है, आपके समय की बचत होगी। और समय की बचत के साथ साथ अब फसल आपके खेत में, आपके फील्ड में जितने दिन तक रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका इरिगेशन मतलब जो लागत है वो ज़्यादा लगेगी। इरिगेशन है, लेबर चार्ज है, ठीक है, फर्टिलाइज़र है, ये सब चीज़ें जो है आपका उतनी ही ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। तो हम ऐसी किस्मों को विकसित करें कि जिससे कि जो है वो जल्द से जल्द जो है आपका मैच्योर हो जाए, राइपनिंग स्टेज में आ जाए और उसको हम हार्वेस्ट कर लें, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। आगे चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप्स टू न्यू एरियाज़, यानी फसलों का नए क्षेत्रों में विस्तार करना। तो इसके माध्यम से हम ये पॉइंट हमारा ये बताता है कि प्लांट ब्रीडिंग का जो उद्देश्य होता है कि ऐसी क्रॉप्स जो किसी स्पेशल रीजन से रिलेटेड हैं, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं, तो उन विशेष क्षेत्रों से उस हम क्रॉप्स को या उस वैरायटी को और भी क्षेत्रों में उसको प्रसार करें, उसका एक्सटेंशन करें, उसका विस्तार करें, ठीक है। नेक्स्ट अगला और लास्ट जो है इसका जो पॉइंट है वो है आपका सिंक्रोनस ग्रोथ, यानी एक साथ पकने वाली फसलें, ठीक है। सिंक्रोनस ग्रोथ या एक साथ पकने वाली फसलें, इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हम ऐसी क्रॉप्स या ऐसी फसलों को लगाएं जो एक साथ ही मतलब सेम टाइम में, ठीक है, एक ही साथ पक जाएं, यानी उनका हार्वेस्ट हम कर सकें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे आप जो पल्स होते हैं, स्पेशली आपका उर्द और मूंग या फिर बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो इनको बार बार इनको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब एक बार मैच्योर हुए, ठीक है, इसको आपने हार्वेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर फ्लावरिंग आती है, फिर से फ्रूटिंग होती है, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो बार बार जितनी बार आप उसको इन सब हार्वेस्टिंग में क्या नाम है सम्मिलित करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो आपके जो विभिन्न प्रकार के चार्जेज होते हैं, जो श्रमिक लेबर चार्ज होते हैं, ठीक है, इरिगेशन, अब भाई एक लंबे समय तक फसल आपकी फिर खेत में रहेगी, ठीक है, लंबे समय तक रहेगी, तो फिर बार बार जो है उसको क्या कह सकते हैं कि आपको सिंचाई की आवश्यकता होगी उस क्रॉप्स के लिए,
अन्य जो गतिविधियाँ हैं वो सब करनी पड़ेंगे। तो एक ही बार में, अब हम ये नहीं कहते कि जो पहली बार उत्पादन दे रही उतना ही उत्पादन वो फर्स्ट टाइम में दे, ठीक है। अगर वो 5 से 6 बार उसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो ऐसी इस तरीके से उसको डेवलप की जाए कि ये 1 या 2 बार में ही वो उतना उत्पादन दे सके, ठीक है। 5 या 6 बार में जितना उत्पादन देती है वो 1 या 2 बार में ही उतना उत्पादन दे दे, इस टाइप से उसको हम डेवलप करें, ठीक है। तो इससे हमारा टाइमिंग की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग के। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा जो पॉइंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी पादप प्रजनन का संक्षिप्त इतिहास। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है तो जेनेटिक्स से काफ़ी चीज़ें इसमें मैच करने वाली हैं। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है यानी पादप प्रजनन है, इसको हम 4 भागों में, इसके हिस्ट्री को, इसके इतिहास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला है, फर्स्ट है आपका प्री मेंडेलियन इरा, यानी मेंडल के पहले का समय। तो ये 1900 ईस्वी से पहले का टाइम माना जाता है। दूसरा है मेंडेलियन इरा, यानी मेंडल का टाइम पीरियड। तो ये माना जाता है 1900 से लेकर 1920 तक का टाइम पीरियड। अगला है आपका पोस्ट मेंडेलियन इरा। पोस्ट मेंडेलियन इरा 1920 के बाद यानी 1921 से 1950 तक का माना जाता है। और उसके बाद रिसेंट एडवांस आता है। रिसेंट एडवांस ये 1950 के बाद का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये 4 कालखंडों में इसे डिवाइड किया गया है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्रीज़ का। तो सबसे स्टार्ट करते हैं पहले हम प्री मेंडेलियन इरा को, यानी मेंडल के पहले का टाइम पीरियड, यानी 1900 ईस्वी से पहले का समय। तो 1900 ईस्वी से पहले के समय में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि नीदरलैंड में सर्वप्रथम ट्यूलिप और हाइसिंथ की नई किस्में निकालने का प्रयत्न किया गया, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम नीदरलैंड में ट्यूलिप और हाइसिंथ की न्यू वैरायटीज यानी नई किस्मों को या न्यू वैरायटीज़ को रिलीज करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। तो नई वैरायटी जैसे इस टाइप से कोई कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया तो वो ट्यूलिप में आया और हाइसिंथ में आया, ठीक है। इन 2 क्रॉप्स में, ठीक है, इन 2 क्रॉप्स में नई किस्म या नई वैरायटी रिलीज़ करने जैसा जो है कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रकाश में आया, ठीक है, या इस टाइप से कोई बात की गई। तो पहले लोग नहीं जानते थे कि नई वैरायटी क्या है, इस टाइप से लोग कोई बात ही नहीं करते थे। तो फर्स्ट टाइम नई वैरायटी या नई किस्म टाइप इस टाइप से किसी ने कोई बात की तो वो ट्यूलिप और हाइसिंथ के बारे में किया था नीदरलैंड में। आगे चलते हैं। मिलिंगटन एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1676 में बताया कि जो परागकोश होते हैं, यानी जो एंथर होते हैं, वो पौधों के नर अंग होते हैं, ठीक है। यानी मिलिंगटन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो एंथर है ये प्लांट का मेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, नर अंग होता है। आगे चलें। फेयरचाइल्ड ने 1717 में पहली बार यानी प्रथम कृत्रिम पादप संकर उत्पन्न किया, यानी प्लांट हाइब्रिड जो है आपका आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड जो है किसने डेवलप किया था, किसने उत्पन्न किया था? तो उनका नाम है फेयरचाइल्ड, ठीक है। फेयरचाइल्ड ने आपका स्वीट विलियम और कार्नेशन, ठीक है, ये 2 पौधे थे, स्वीट विलियम और कार्नेशन, इनको क्रॉस करके एक पौधा तैयार किया था जिसे फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से इन्होंने जो है उसका नाम रखा, ठीक है। तो फेयरचाइल्ड ने स्वीट विलियम और कार्नेशन इन दोनों पौधों का क्रॉस किया और क्रॉस करके पहला आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड उत्पन्न किया, ठीक है, 1717 में। और इसे नाम दिया फेयरचाइल्ड म्यूल। फेयरचाइल्ड म्यूल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो हाइब्रिड था ये स्टेराइल था, ये कह सकते हैं वंध्य था, ठीक है, इसमें ये फर्टाइल नहीं था, ठीक है। तो 1717 में इसको याद रखिएगा, फेयरचाइल्ड ने पहला आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड को जो है डेवलप किया, उत्पन्न किया। और इसको इन्होंने उत्पन्न किया था स्वीट विलियम और कार्नेशन प्लांट के बीच में क्रॉस करके, और इसका नाम रखा जो है जो हाइब्रिड था उसे इन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल कहा। जैसे म्यूल हो जो है आपका स्टेराइल होता है, उसी टाइप से ये भी स्टेराइल था, इसलिए इन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से इसे जो है नामकरण दिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो पादप संकरण के संबंध में क्रमबद्ध अध्ययन यानी सीक्वेंसली स्टडी जो किया था, तो जर्मन वैज्ञानिक थे जोसेफ कॉलेटर, ठीक है। जोसेफ कॉलेटर ने 1760 से 1766 पर तंबाकू पर अपना प्रयोग किया। ये थोड़ा सा मीटर यहाँ गलत हो गया है, जोसेफ कॉलेटर ने होना चाहिए या नहीं, हमने थोड़ा सा हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो पादप संकरण के संबंध में सीक्वेंसली स्टडी किया था एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ कॉलेटर। जोसेफ कॉलेटर ने 1760 से 1766 में इतने सालों तक लगातार इन्होंने स्टडी किया था तंबाकू पर, टोबैको पर, ठीक है। तंबाकू की 2 जो स्पीशीज हैं उन पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित, यानी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन या पादप संकरण से संबंधित क्रमबद्ध अध्ययन किया था जोसेफ कॉलेटर ने, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि संभवतः चयन द्वारा यानी सिलेक्शन के द्वारा
चयन के द्वारा यानी सिलेक्शन के द्वारा गेहूं की जो प्रथम किस्म थी वो थी आपका रेड में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं की पहली किस्म जो कि सिलेक्शन के द्वारा जो है विकसित की गई थी वो थी रेड में। इसको जो है अमेरिका में 1830 में रिलीज़ किया गया था सिलेक्शन के द्वारा, चयन के द्वारा। तो चयन या सिलेक्शन के द्वारा गेहूं की जो प्रथम किस्म थी जिसको रिलीज़ किया गया था वो थी रेड में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन होता है, जो चयन होता है, चयन के द्वारा कोई नई किस्म नहीं विकसित की जाती है। ये जो है पुरानी ही किस्म को जो है इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि मतलब इस तरीके से उसका चयन किया जाता है कि वो लगता है कि वो नई किस्म है, ठीक है। और नॉर्मली ये सिलेक्शन के द्वारा कोई नई किस्म उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन चूंकि उसको सेलेक्ट इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से उसका चयन किया जाता है कि वो जो पुरानी किस्म है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, इसलिए इसको नई कहा जाता है। आगे चलते हैं 1849 में गार्टनर ने, ठीक है, तो गार्टनर का नाम याद रखिएगा। गार्टनर ने 1849 में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पर किए गए अपने 25 वर्षों के प्रयोगों के परिणाम को प्रकाशित किया, ठीक है। तो गार्टनर साइंटिस्ट ने 1849 में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पर 25 वर्षों तक अपना एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया और जो भी उनके रिजल्ट्स थे उसको उन्होंने पब्लिश कराया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है विल्मोरिन। विल्मोरिन का नाम याद रखिएगा। विल्मोरिन ने 1856 में 1856 में सर्वप्रथम संतति परीक्षण यानी प्रोजनी टेस्ट का प्रयोग किया, ठीक है। तो विल्मोरिन ने 1856 में प्रोजनी टेस्ट का पहली बार प्रयोग किया और इनका जो प्रयोग था ये चुकंदर और गेहूं पर था, ठीक है। तो पहला प्रयोग तो इनका चुकंदर पर था, उसके बाद इन्होंने गेहूं पर भी अपना प्रोजनी टेस्ट जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। 1856 में विल्मोरिन ने, याद रखिएगा, विल्मोरिन आइसोलेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं गोडरिच साइंटिस्ट ने 1857 में रफ पर्पल चिले, ठीक है, रफ पर्पल चिले ये आलू से, ठीक है, ये आलू की एक वैरायटी थी। रफ पर्पल चिले से चयन के द्वारा यानी सिलेक्शन के द्वारा गार्नेट चिले किस्म का निर्माण किया, ठीक है। तो इस वैरायटी को यानी जो इंग्लिश में लिखा हुआ है जो टर्म है आपका रफ पर्पल चिले से गार्नेट चिले का जो है का निर्माण किया, ठीक है, यानी रिलीज़ किया या इसे एक नई किस्म बनाई इन्होंने। और इसके साथ साथ अर्ली रोज, ठीक है, का निर्माण किया था। अर्ली रोज किस्म 1872 में इन्होंने रिलीज़ की, ठीक है। इससे एक नई किस्म, ठीक है, रफ पर्पल चिले आलू से चयन द्वारा इन्होंने इस किस्म का निर्माण किया गार्नेट चिले का। और एक किस्म इन्होंने अर्ली रोज किस्म, ठीक है, अर्ली रोज किस्म इन्होंने 1872 में रिलीज़ की, ठीक है। तो याद रखिए गोडरिच ने 1857 में रफ पर्पल चिले से गार्नेट चिले किस्म का निर्माण किया और अर्ली रोज किस्म को 1872 में इन्होंने रिलीज़ किया। आगे चलते हैं हॉपकिंस का नाम याद रखिएगा। हॉपकिंस ने 1896 में भुट्टे से पंक्तियाँ ईयर टू रो इस मेथड को किसने, हॉपकिंस ने 1896 में भुट्टे से पंक्तियाँ ईयर टू रो मेथड को एक्सप्लेन किया है या इसको मेंशन किया है। तो जो भी पॉइंट्स अभी हमने बताया प्री मेंडेलियन इरा में उसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं मेंडेलियन इरा की तरफ मूव करते हैं। मेंडेलियन इरा यानी वो टाइम पीरियड है जो मेंडल के समय से संबंधित है, यानी 1900 से लेकर 1920 तक का समय। तो 1900 ईस्वी में मेंडल के कार्य का 3 विभिन्न व्यक्तियों एरिक वॉन शेरमैक, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर मिस्टेक है एडिटिंग का, ठीक है। तो एरिक वॉन शेरमैक, कार्ल कॉरेंस और हुगो डिवरीज, तो इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसको इन्होंने रीडिस्कवरी की, इसकी पुनर्खोज की 1900 ईस्वी में। और 1900 ईस्वी में जो है हुगो डिवरीज ने म्यूटेशन थियरी को जो है प्रस्तुत किया। तो हुगो डिवरीज ने म्यूटेशन थियरी यानी उत्परिवर्तनवाद, इस थियरी को इन्होंने जो है क्वाइंड किया या इस थियरी को इन्होंने जो है प्रपोज किया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में हुगो डिवरीज ने म्यूटेशन थियरी या उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं डॉक्टर जी.एच. सल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट में, ठीक है। तो जी.एच. सल ने 1900 ईस्वी में और ईस्ट ने 1905 में मक्का में, ठीक है, मक्का में जी.एच. सल और ईस्ट नामक वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में जी.एच. सल ने और 1905 में ईस्ट ने संकर ओज यानी हाइब्रिड वीगर का पता लगाया, ठीक है। तो संकर ओज यानी हाइब्रिड वीगर का पता 1900 ईस्वी में जी.एच. सल ने और 1905 में ईस्ट ने पता लगाया हाइब्रिड वीगर का, संकर ओज का। बाद में संकर ओज के लिए एक अलग टर्म यूज किया हेट्रोसिस, जी.एच. सल ने 1914 में। आगे वही पॉइंट है आपका यहाँ पर। तो 1914 में 1914 में जी.एच. सल ने हाइब्रिड वीगर के लिए हेट्रोसिस शब्द का प्रयोग किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद रखिएगा। 1914 में, जिसको 1900 ईस्वी में हाइब्रिड वीगर की खोज की थी मक्का में जी.एच. सल ने, और ठीक उसके 14 साल बाद इन्होंने उस हाइब्रिड वीगर के लिए हेट्रोसिस टर्म का प्रयोग किया। एक नया टर्म जोड़ा हाइब्रिड वीगर के लिए, एक नया शब्द जोड़ा हेट्रोसिस, ठीक है। आगे चलते हैं
निल्सन इहले ने, ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पर भी ये पहले नहीं इहले था, ठीक है। तो निल्सन इहले, ये ई हा ले, ठीक है, इहले ने, निल्सन इहले ने 1901 में गेहूं, जौ तथा जई में सुधार करने के उद्देश्य से शुद्ध वंशक्रम चयन यानी प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। निल्सन इहले का नाम याद रखिए। निल्सन इहले ने 1901 में गेहूं, जौ और जई में सुधार करने के लिए प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, शुद्ध वंशक्रम चयन का प्रयोग आरंभ किया। और आगे चलते हैं, WM हेज। WM हेज ने संतति परीक्षण के लिए यानी प्रोजनी टेस्ट के लिए, तो प्रोजनी टेस्ट को भी हमने ऊपर बताया है, तो प्रोजनी टेस्ट से संबंधित कौन से वैज्ञानिक थे उनका नाम याद रखिएगा। तो प्रोजनी टेस्ट के लिए इन्होंने एक अलग मेथड बताया, तो इन्होंने प्रोजनी टेस्ट के लिए सेंट जेनर मेथड, ठीक है। तो WM हेज नामक साइंटिस्ट ने प्रोजनी टेस्ट के लिए एक अलग मेथड का आविष्कार किया, और वो मेथड था आपका सेंट जेनर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को आविष्कार किया WM हेज ने। चलिए आगे चलते हैं और तीसरे हम कालखंड की तरफ मूव करते हैं, और वो है आपका पोस्ट मेंडेलियन इरा, यानी 1920 के बाद का समय, 1921 से 1950 का जो टाइम पीरियड था उसे हम कहते हैं पोस्ट मेंडेलियन इरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पोस्ट मेंडेलियन इरा में पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं कि पर्सिवैल नामक साइंटिस्ट ने 1926 में जो गेहूँ का जो आपका टेट्राप्लाइड और हेक्साप्लाइड जो गेहूं है, यानी आपका जिसमें गुणसूत्र संख्या 28 और गुणसूत्र संख्या 42, तो ये आपका टेट्राप्लाइड वाला है, ये हेक्साप्लाइड वाला है। इन गुणसूत्री गेहूं के विकास का बहुगुणिता के आधार पर वर्णन किया। मतलब जो गेहूं होता है आपका वो नॉर्मली आपका 2n आपका 14, ठीक है, ये आपका मोनोप्लाइड वाला होता है, ठीक है, ये आपका मोनोप्लाइड है। और ये आपका जो आपका 28 वाला है, 1428, ये आपका टेट्राप्लाइड है, और ये 42 वाला जो है आपका हेक्साप्लाइड है। तो इस वाले गेहूँ से, ठीक है, मोनोप्लाइड वाले से, ठीक है, इस वाले गेहूं से जो आपका ट्रिटिकम मोनोकोकम है, ठीक है, इस ट्रिटिकम मोनोकोकम से आपका ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है, या ट्रिटिकम टर्जिडम, इस वाले गेहूं का विकास, और आपका हेक्साप्लाइड जो आपका ये है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, इन गेहूं के विकास को पॉलीपोलाइडी के आधार पर वर्णन किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये पॉलीपोलाइडी जब प्रोसेस होती है तो किस तरीके से इनकी जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 4 गुना या आपका 6 गुना इस तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है। तो पर्सिवल ने फर्स्ट टाइम 1926 में इसका वर्णन किया था पॉलीपोलाइडी के आधार पर, कि आपका जो 2n आपका 14 से लेकर के आपका 28 और 42 वाले जो है गेहूं का विकास इस तरीके से पॉलीपोलाइडी के आधार पर होता है। आगे चलें, मूलर नामक साइंटिस्ट, ठीक है, ने 1927 में और स्टैडलर ने 1928 में। तो मूलर ने किस पर? मूलर ने ड्रोसोफिला पर, और स्टैडलर ने किस पर? जौ पर। मूलर ने ड्रोसोफिला पर और स्टैडलर ने जौ पर उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, मतलब म्यूटेशन यानी इंड्यूस म्यूटेशन को उत्पन्न करने के लिए, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, मूलर 1927 और स्टैडलर 1928 ने ड्रोसोफिला और जौ पर। तो मूलर ड्रोसोफिला पर और स्टैडलर जौ पर अपना प्रयोग किया था म्यूटेशन वाला, ठीक है। म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए उन्होंने एक्स किरण इस्तेमाल की थी, ठीक है। तो एक्स किरण के माध्यम से ड्रोसोफिला और जौ में मूलर और स्टैडलर ने म्यूटेशन उत्पन्न करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं 1916 से 1925, ठीक है। अगला पॉइंट ये कि 1916 से 1925 तक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेविलो। तो एन ए वेविलो का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने पौधों की उत्पत्ति स्थान, ठीक है, या ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, तो ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप्स के बारे में इन्होंने बताया था। 1916 से 1925 तक इन्होंने अपने रिसर्च किया था, और विभिन्न प्रकार के पौधों या क्रॉप्स के उत्पत्ति स्थान के बारे में इन्होंने बताया था कि कौन सा क्रॉप्स किस एरिया, उसका ओरिजिन सेंटर क्या है, उसका प्राइमरी ओरिजिन सेंटर क्या है और सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर क्या है। तो वेविलो ने जातियों की उद्भव, विभिन्नता तथा उनके पादप प्रजनन में महत्व पर काम किया था। 1916 से 1925 तक का इनका कार्य जो है रहा। आगे चलते हैं रोड्स ने 1933 में मक्का में कोशिका द्रव नरबंधता यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी की खोज की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। रोड्स ने 1933 में मेज या मक्का में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी की खोज की। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टैडलर ने 1944 में मक्का के सुधार के लिए युग्मक चयन यानी गैमेट सिलेक्शन, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1944 में मक्का के सुधार के लिए युग्मक चयन यानी गैमेट सिलेक्शन का सुझाव दिया। नेक्स्ट और लास्ट ये पॉइंट है आपका 1945 में हल ने, तो ऊपर हमने पढ़ा है साइंटिस्ट का नाम GH सल और ये हैं वैज्ञानिक हल। तो 1945 में हल ने आवर्तक चयन या रिकरेंट सिलेक्शन का आविष्कार किया, ठीक है। तो रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में 1945 में हल नामक साइंटिस्ट ने मेंशन किया, ठीक है।
आगे चलते हैं। ये लास्ट जो है टॉपिक है इसका हिस्ट्री का, रीसेंट एडवांस, ठीक है। ये आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, 1950 के बाद के समय की बात कर रहे हैं। तो 1951 में पेंटर नामक वैज्ञानिक ने, 1951 में पेंटर या इसको पॉइंटर कहा जाता है, तो पॉइंटर नामक वैज्ञानिक ने फसल के पौधों में कीट रोधिता यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंट पर एक सुंदर लेख लिखा। तो सुंदर लेख का मतलब यहाँ पर राइटिंग से, हैंड राइटिंग से मतलब नहीं है। सुंदर लेख का मतलब यानी इन्होंने इंसेक्ट रेजिस्टेंट पर एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जो है इन्होंने अपना जो है एक आर्टिकल, एक लेख लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट है वाकर ने 1953 में, तो 1953 में वाकर नामक साइंटिस्ट ने सब्जी वाली फसलों पर, सब्जी वाली फसलों का मतलब यानी वेजिटेबल जो क्रॉप्स हैं, सब्जी वाली फसलों पर रोग रोधिता संबंधी, ठीक है, मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंट से संबंधित आपका रोग रोधिता संबंधी बहुत सारे जो है स्टडी किए और उसको उन्होंने प्रकाशित कराया, ठीक है। उसका जो भी उनका जो सारांश निकला, जो भी उसका निष्कर्ष निकला, उसे उन्होंने पब्लिश कराया, ठीक है। तो पेंटर ने किस पर, पेंटर ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट पर, ठीक है, फसल के पौधों में कीट रोधिता पर, और इन्होंने रोग रोधिता पर। तो कीट रोधिता पर पेंटर ने और रोग रोधिता पर वाकर ने 1953 में सब्जी वाली फसलों पर एक आर्टिकल जो है, एक लेख जो है पब्लिश कराया। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का प्रजनन केंद्र मैक्सिको, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का प्रजनन केंद्र मैक्सिको पर डॉक्टर एनी बोरलॉग, ठीक है, तो इनका नाम तो सबको पता ही होगा, एनी बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ठीक है, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं वो बोरलॉग साहब ही हैं, ठीक है, एनी बोरलॉग। इन्होंने 1961 में नॉरिन-10 जीन, ठीक है, ये गेहूं का एक जीन होता है, ड्वार्फ जीन यानी बौना जीन, ठीक है, नॉरिन-10 जीन को बसंती गेहूं में सफलतापूर्वक समायोजित किया, ठीक है। तो जो नॉरिन-10 जीन होता है यानी गेहूं का जो ड्वार्फ जीन है, उसे इन्होंने इंटीग्रेट किया किसमें, वसंती गेहूं में, ठीक है, जो आपका विंटर जो वाला जो होता है गेहूं, उसमें इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ये वीडियो लेक्चर जो कि आपके प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन से संबंधित था। लेकिन अभी इस चैप्टर को अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है। इसके 1-2 पॉइंट जो रह गए हैं, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरा जो है टॉपिक कवर नहीं किया गया है। तो 1-2 टॉपिक जो बचे हुए हैं, तो 1-2 टॉपिक में क्या है, इसमें हम कुछ प्लांट ब्रीडर के नाम अभी आगे पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग का, इंडिया में इसका क्या हिस्ट्री रहा है उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें सुझाव अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।